हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था, हमने बात की थी एएनएस की और उसके अंदर हमने स्पेसिफिकली बात की थी सिम्पैथोमाइमेटिक की। सिम्पैथोमाइमेटिक की हमने सारी क्लासिफिकेशन के अंदर उनकी ड्रग्स, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन और उनके यूजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिम्पैथोलाइटिक, यानी कि सिम्पैथोमाइमेटिक के जो अपोजिट एक्शन करते हो सिम्पैथोलाइटिक। इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सिम्पैथोमाइमेटिक दो रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। लेकिन इसी लिए हमें सिम्पैथोलाइटिक को समझने के लिए दो पार्ट में इस वीडियो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्रेनर्जिक ब्लॉकर यानी कि सिम्पैथोलाइटिक, लाइटिक मतलब तोड़ना, जो सिंपैथेटिक एक्शन है उनको तोड़े यानी कि उसके अपोजिट काम करे, या फिर उसको ऐसे कह सकते हो जो सिंपैथेटिक एक्शन है उसको परफॉर्म होने से रोके, ठीक है, उसे हम कहेंगे सिम्पैथोलाइटिक। इसको साथ ही हम कह सकते हैं एड्रेनर्जिक ब्लॉकर या फिर एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, जो एड्रेनर्जिक एक्शन है उसको ब्लॉक करता हो। दो तरीके से होता है। सबसे पहले देखते हैं विच ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है, जो पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक, उसको जो ब्लॉक करे वो होगा आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को ब्लॉक करने वाला एड्रेनर्जिक ब्लॉकर या फिर सिंपैथोलाइटिक। दो तरीके से काम करेगा, अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर। इस वीडियो के अंदर हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्फा ब्लॉकर्स, यानी कि विच ब्लॉक ओनली अल्फा रिसेप्टर नॉट बीटा। इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्यों सारे एक्शन अपोजिट नहीं आ रहे हैं। जो सिंपैथेटिक था उसके अपोजिट आना चाहिए था सिंपैथोलाइटिक के अंदर एक्शन, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सिर्फ अल्फा को ब्लॉक करेगा, बीटा को नहीं। बीटा मीडिएटेड इफेक्ट भी आते रहेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है, नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर और सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है जो दोनों तरीके से काम करे, यानी कि अल्फा 1 को भी ब्लॉक करे और अल्फा 2 को भी ब्लॉक करे। और सेलेक्टिव मतलब कि जो सेलेक्टिवली काम करे, किस पे करेगी? अल्फा 1 पे करेगी, अल्फा 2 पे करेगी, वो हो गया हमारा सेलेक्टिव। तो अल्फा 1 को ब्लॉक करने वाली सिर्फ सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, और जो सिर्फ अल्फा 2 को ब्लॉक करेंगे दैट इज सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। स्टार्ट करते हैं नॉन सेलेक्टिव में, यानी कि जो दोनों को ब्लॉक करेगी, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करेगी। इसके अंदर भी दो पार्ट है आपका, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो एंटागोनिज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे किसी भी ड्रग ने किसी भी रिसेप्टर के एक्शन को अगर एंटागोनाइज कर दिया तो उसमें वो रिवर्सिबल है, यानी कि अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो एंटागोनिस्ट को रिप्लेस कर देगा और वापस से एगोनिस्ट की जो एक्शन थे वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होगा, एक बार एंटागोनिस्ट अगर बाइंड हो गया तो हो गया, फिर आप कितनी ही कंसंट्रेशन एगोनिस्ट की बढ़ा ले, एंटागोनिस्ट का जो इफेक्ट था वो कम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रिवर्सिबल के अंदर आपका एग्जांपल है फेंटोलामीन एंड टोलाजोलिन। वैसे ही आपका इरिवर्सिबल के अंदर एग्जांपल है फिनोक्सीबेंजामीन। बात करते हैं सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। इसके ड्रग्स ज्यादा हैं, जैसे पैराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, सिलोडोसिन एंड एल्फ्यूजोसिन, ठीक है। इसके पीछे मैनोमिक याद करने का आप ये लगा सकते हो जिसके पीछे जोसिन लगता हो। ऐसे जब हम बीटा ब्लॉकर पढ़ेंगे उसमें जिसके पीछे लोल लगता हो, LOL, वो होंगे आपके बीटा ब्लॉकर्स। तो ऐसे ही आपके अल्फा ब्लॉकर्स जो सेलेक्टिवली अल्फा ब्लॉकर के पीछे लगता है जोसिन, ZOCIN, ठीक है। बात करते हैं सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर की, तो इसके अंदर एक ही ड्रग है, वो ड्रग आपकी योहिम्बिन। योहिम्बिन कैसी ड्रग होती है आपकी? एल्कलॉइड होती है, एल्कलॉइड डेरिवेटिव। दूसरा है एफ्रोडियासिक है, यानी कि इनको एज ए एफ्रोडियासिक ड्रग यूज किया जाता है, एज ए वाइग्रा इनको यूज किया जाता था, लेकिन बहुत टाइम पहले। अब ये रेयरली यूज होते हैं ड्यू टू बेटर अवेलेबिलिटी, ड्यू टू बेटर चॉइसेस, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं इनके इफेक्ट्स के बारे में। इफेक्ट ऑफ अल्फा ब्लॉकर कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा था पिछले जो सिंपैथेटिक के अंदर स्टिमुलेशन हुआ था उसका जो एक्शन आया था उसको अपोज करेगा। कुछ केसेस को अगर हम छोड़ दें, बस उन्हीं केसेस को हमें समझना है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड वेसल की। अब आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, पिछली बार मैंने हमेशा स्टार्ट की, पिछले दो लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था कार्डियोवैस्कुलर से, फिर मैंने कार्डियोवैस्कुलर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कार्डियो और वैस्कुलर, यानी कि ब्लड वेसल पे और हार्ट पे अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। यहाँ मैंने सिर्फ ब्लड वेसल से स्टार्ट किया है, हार्ट का स्टार्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो इसमें हम आप आगे समझोगे। तो ब्लड वेसल पे देख लेते हैं। ब्लड वेसल पे क्या होगा, PVR को ये रिड्यूस कर देगा। PV क्या होता है? पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इसको आप ऐसे समझो जैसे एक पाइप है, एक पाइप में से अगर पानी चल रहा है तो उसकी जो दीवारें हैं, जो उसके किनारे हैं, वहां से उसको रेजिस्टेंस मिलता है, उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। जब ब्लड फ्लो होता है वो रेजिस्टेंस कब मिलेगा? जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, कंस्ट्रिक्शन होगी वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें वो रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो नहीं है, तो ब्लड प्रेशर आपका लो होगा, यानी कि डायलेट होगी, एक तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं। कार्डिक आउटपुट भी हमारा डिक्रीज होगा, जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो होगा। सिंपल है। उसके अंदर क्या होती है, आपकी ब्लड वेसल्स सिंपैथेटिक के अंदर कंस्ट्रिक्ट हो रही थी, कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। इसमें आपकी कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगी, डायलेट होंगी तो आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। उसके बाद आप बात करते हैं हार्ट रेट की। इसको मैंने स्टार मार्क किया। देखो हार्ट रेट अगर आप सिंपैथेटिक में देखेंगे तो क्या हो रहा था, हार्ट यानी कार्डिक स्टिमुलेशन हो रहा था, कार्डिक की जितनी भी एक्टिविटी सब इंक्रीज हो रही थी, तो उसमें से एक था आपका हार्ट रेट बढ़ रहा था। लेकिन सिंपैथोलाइटिक में तो उसका अपोजिट एक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वही सेम ही एक्शन रहा जो सिंपैथेटिक का था। ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ड्यू टू रिफ्लेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्स होता है
बिकॉज वेनोडाइलेशन इज मोर डोमिनेंट देन द आर्टियल। जो आपकी वेनोडाइलेशन है यानी कि आपकी जो वेन्स है उनके अंदर डायलेशन ज़्यादा होता है। इसको आप ऐसे समझो कुछ, जैसे अगर आपने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये आपके एट्रिया होते हैं, आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। यहाँ पे सुपीरियर वेना के बाजू की एक वेन होती है, उससे ब्लड आता है यहाँ पे एट्रियम में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये वेन अगर ज़्यादा डायलेट कर जाए, ये वेन अगर डायलेट कर जाए, ठीक है, इसका जो साइज है वो बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, इसका प्रेशर कम होगा और ये कम ब्लड आगे की तरफ पुश करेगी, जिस वजह से क्या होगा, हार्ट के ऊपर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसे अब ज़्यादा ब्लड को आगे पुश करना पड़ेगा, तभी तो ये रिटर्न में इसके पास आएगा। तो इसलिए इसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि ब्लड इसके पास ज़्यादा आए। तो ये क्या करेगा, उसके लिए अपनी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी कि इसके अपने हार्ट रेट को बढ़ा देगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे टैकीकार्डिया इंक्रीज होगा, यानी कि रिफ्लेक्स ड्यू टू वेनोडाइलेशन इज मोर डोमिनेंट देन द आर्टरियल। आर्टरीज से तो ब्लड को क्या करता है, सेंड करता है, और रिसीव किससे करता है, वेन से करता है। और आर्टरीज में जो डायलेशन हुई है उससे ज़्यादा वेन्स के अंदर होगी, यानी कि जो ब्लड ये रिसीव कर रहा है वो स्लो आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कम प्रेशर के साथ आ रहा है। इसलिए इसे क्या करना पड़ा, हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ा, ठीक है, ताकि वो रिफ्लेक्स उसका ओवरकम हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे टैकीकार्डिया होगा, यानी कि हार्ट रेट बढ़ गई। दूसरा रीजन मैंने यहाँ पे क्या दिया, ब्लॉकेज ऑफ अल्फा-2 रिसेप्टर। अब देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अल्फा ब्लॉकर्स। तो अल्फा ब्लॉकर्स में अगर आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊँ पिछले लेक्चर्स के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था न्यूरोनल रीअपटेक के बारे में, यानी कि ये आपका क्या था, न्यूरॉन थी, ये आपका पोस्ट रिसेप्टर था, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट थे, यहाँ से नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो रहा था और अपने एक्शन परफॉर्म कर रहा था पोस्ट रिसेप्टर पे बाइंड होके। लेकिन अल्फा-2 कहाँ पे प्रेजेंट था, आपके अल्फा जो 2 था प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर पे भी प्रेजेंट था, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, नॉरएड्रेनालिन का रीअपटेक हो रहा था, ठीक है। नॉरएड्रेनालिन का रीअपटेक हो रहा था और अपटेक होने के बाद उसे माओ के द्वारा मेटाबोलाइज कर दिया जा रहा था, यानी कि एनए की कंसंट्रेशन घट रही थी एक तरीके से। लेकिन अब क्या हो रहा है, अल्फा ब्लॉकर्स पढ़ रहे हैं तो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के अल्फा को तो ब्लॉक करेगा, तो प्री को अल्फा को भी तो ब्लॉक करेगा ये। तो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ प्री साइनेप्टिक अल्फा-2 रिसेप्टर क्या करेगा, एनए का जो रीअपटेक हो रहा था वो रुक जाएगा, और एनए का रीअपटेक रुक गया तो अब साइनेप्स के अंदर एनए की कंसंट्रेशन बढ़ गई, नॉरएड्रेनालिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। वो नॉरएड्रेनालिन, अब ठीक है आप कह रहे हो कि यहाँ के भी तो अल्फा ब्लॉक ही हैं, लेकिन बीटा थोड़ी ना ब्लॉक है, तो बीटा मीडिएटेड इफेक्ट नॉरएड्रेनालिन दे देगा, और बीटा का इफेक्ट ये भी आता है, स्टिमुलेशन, कार्डियक स्टिमुलेशन है, तो टैकीकार्डिया उसकी वजह से कॉज कर सकता है। तो दूसरा रीजन यहाँ पे क्या है, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ अल्फा-2 रीअपटेक, जो न्यूरोनल रीअपटेक हो रहा था वो रुक गया। वो रुकने की वजह से क्या हुआ, नॉरएड्रेनालिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और नॉरएड्रेनालिन अल्फा के थ्रू काम तो नहीं कर पाएगा क्योंकि अल्फा ब्लॉकर हमने दिया हुआ है, लेकिन बीटा के थ्रू जरूर काम करेगा और बीटा मीडिएटेड टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। अब आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं हम आई की। आई का सिंपल सा उसके अपोजिट है, क्योंकि सिंपैथेटिक के अंदर क्या हो रहा था, मिड्रेसिस मतलब डी आ रहा था, उसमें डायलेशन ऑफ प्यूपिल। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस यानी कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल का साइज कम होगा। ये आई है आपकी, और ये ब्लैक वाला पार्ट क्या है, इसका प्यूपिल है। जैसे ही आपने इसको क्या दिया, सिंपैथोलाइटिक्स दिया, सिंपैथोलाइटिक देते इसका जो प्यूपिल का साइज था वो कम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका मियोसिस। जीआईटी की बात करें, ये भी उसके जस्ट अपोजिट, बाकी की सारी चीजें उसके अपोजिट होती रहेंगी। अब वहाँ पे जीआईटी के ऊपर क्या हो रहा था, रिलैक्सेशन हो रही थी, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट या मोटिलिटी कम हो रही थी, तो दिक्कत हो रही थी ना, उसमें इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मोटिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, पेरिस्टालसिस इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा उतना फीकल मैटर बाहर इजीली आ पाएगा, या फिर हम कह सकते हैं क्या करेगा, मे कोज डायरिया, इतना सीवियर हो सकता है कि उससे डायरिया भी कोज हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। सेम यूरिनरी ब्लैडर के साथ होगा जो मैंने स्मूथ मसल वाला पिछली बार आपको बताया था पिछले लेक्चर में, कि यहाँ पे क्या हो रहा था, रिलैक्सेशन हो रहा था यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही थी यूरिनेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा तो ईज हो जाएगा ना, ईजी इन यूरिनेशन, तो ईजिली बाहर आएगा। अब यहाँ पे बात याद रखने की कौन सी है, नॉट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हार्ट एंड लंग्स। लेकिन हार्ट पे जो मैं बता रहा था ना यहाँ पे कि मैंने कार्डियोवैस्कुलर के बारे में बात क्यों नहीं की, सिवाय सिर्फ ब्लड वेसल की बात क्यों की, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो आपका हार्ट है वहाँ पे बीटा-1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा वहाँ पे बीटा मीडिएटेड इफेक्ट आता है, और हम तो अल्फा ब्लॉकर पढ़ रहे हैं ना, बीटा ब्लॉकर थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हार्ट के ऊपर मिनिमम इफेक्ट आता है। दूसरा लंग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके मेनली जो डोमिनेट करते हैं बीटा-2 रिसेप्टर, सेम वही बात आती है, हम पढ़ तो अल्फा ब्लॉकर रहे हैं ना, तो बीटा का क्या लेना देना उसमें, तो इसलिए हार्ट लंग के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं एडीआर की, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट डोज फेनोमेना। फर्स्ट डोज फेनोमेना का मतलब है कि जैसे ही आप उसको फर्स्ट डोज दोगे किसी पेशेंट को, विद इन 30 to 90 मिनट क्या आएगा, जो इनका इफेक्ट था वो ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया मतलब कि ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है, एक तरीके से कम कर रहा है। तो इतना ज़्यादा कम कर देगा कि क्या कॉज हो सकता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। पोस्चुरल हाइपोटेंशन के बारे में आपने समझ होगा, यानी कि हम अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे आप बहुत देर तक बैठे हो और बैठने के बाद आप अचानक से खड़े होते हो तो एकदम से आपको चक्कर आता है या दिखना बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, और उस टाइम पे आप अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते, इधर उधर हिलते रहते हैं, गिरने को हो जाते हो, उसको हम बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। और ये क्या होता है, इसको फिनोमेना को फर्स्ट डोज फिनोमेना बोला जाता है, ठीक है। दूसरा इसका एडीआर क्या है, नेजल स्टफनेस हो सकती है और टैकीकार्डिया, मैंने अभी बताया टैकीकार्डिया एक रिफ्लेक्स आया, इसलिए ये भी इसका एडीआर है।
अब बात आते हैं इसके यूजेस क्या है। तो सबसे पहला यूज क्या है इसका, टू ट्रीट फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा को ये ट्रीट करता है। अब फियोसाइटोक्रोमा है क्या, इट इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर है, इसको समझो। जब मैंने आपको सिंपैथेटिक या फिर ये कह सकते हैं एएनएस की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जब हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एड्रेनलिन सिंथेसाइज हो गया, सॉरी नॉरएड्रेनालिन सिंथेसाइज होगा, लेकिन एड्रेनलिन की हमने कहीं बात ही नहीं की, जबकि हम बात करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर इसमें एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन दोनों थे। तो मैंने आपको बताया था कि एड्रेनलिन कहाँ सिंथेसाइज होगा, सिर्फ और सिर्फ एड्रेनल मेडुला के अंदर। वहीं नॉरएड्रेनालिन का फर्दर कन्वर्जन होता है किसके अंदर, एड्रेनल मेडुला के अंदर, एड्रेनलिन में। तो क्या होगा, अगर ट्यूमर हो गया एड्रेनल मेडुला में, तो ट्यूमर की वजह से क्या होगा, उसका साइज बढ़ गया, कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए, तो इस वजह से क्या होगा, वहां पे एड्रेनलिन ज्यादा सिंथेसाइज होगा, ज्यादा रिलीज होगा। तो उसकी वजह से जितने भी एक्शन थे वो ज्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट बीट, ये सारा सारा वहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं, सिंपैथोलाइटिक्स देते हैं, ठीक है, विच रिलीज मोर एनए, और एनए की वजह से फिर वही सिंपैथेटिक एक्शन आने स्टार्ट होंगे, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, सिंपैथोलाइटिक्स देते हैं। दूसरा हाइपरटेंशन, क्योंकि क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को लो कर रहा है, तो इसलिए हम इसको हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारा सिर्फ अल्फा ब्लॉकर यानी कि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बीटा ब्लॉकर्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट अपोजिट होता है आपके सिंपैथेटिक का, सिर्फ अल्फा के अंदर ही प्रॉब्लम आती है, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वजह से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्यूरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। थैंक यू सो मच।